नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि ये क्लास 12th में भी आपको पढ़ना था और BA पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या सिद्धांत हैं। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर क्लास 12th वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो एक दो पॉइंट अगर कम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो अभी छोटी क्लास में क्लास 12th में है। लेकिन जो BA पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको सारे पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, भारत के अन्य देशों के साथ किस तरीके से रिलेशन है। तो आइए समझते हैं कि विदेश नीति किसे कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों को विदेश नीति कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए। देखिए, जैसे एक देश है भारत और दूसरा देश है रूस। आप जानते हैं दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक रिलेशन देखा जाए, तो दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने का व्यापार किया जाता है। राजनीतिक स्थिति में देखा जाए, राजनीतिक संबंध देखा जाए, तो दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के बड़े सहयोगी मित्र हैं। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो सामाजिक संबंध है वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जो बॉलीवुड है वो रशिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सैनिक संबंधों की बात की जाए तो आप जानते हैं दोनों देशों की जो सेना है उनका सैनिक अभ्यास होता रहता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि भारत की सेना यानी भारत और रूस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन स्थापित करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती है, जो कि दोनों देशों के द्वारा पालन की जाती है, और उन्हीं नीतियों को कहा जाता है विदेश नीति। यानी एक देश का दूसरे देश के साथ राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों को ही हम विदेश नीति कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भारत की जो विदेश नीति थी, जिसमें अहम भूमिका आएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, क्योंकि उन्होंने इस विदेश नीति को काफ़ी ज़्यादा सफल और काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया। तो इनके क्या उद्देश्य थे, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आएगा कि कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। आप जानते हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ऐसे में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इतनी कठिनाई से जो हमें स्वतंत्रता मिली है तो इसको बनाए रखा जाए, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। और आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। सेकेंड है हमारा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राष्ट्र को एक साथ रखने में, यानी कि एक अखंड भारत बनने में काफ़ी ज़्यादा हमें संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना ये भी इनका एक उद्देश्य था। और तेज़ी से आर्थिक विकास करना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी और भारत को तेज़ी से विकास करने की ज़रूरत थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भारत के विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, भारत की विदेश नीति क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, अनुसरण करता है। अब ये गुटनिरपेक्षता क्या है, आप जानते हैं NONAM, जिसे आप नाम के नाम से जानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें क्या था, आप जानते हैं कि 5 देश हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। आप जानते हैं 1945 से लेकर 25 दिसंबर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चलता है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद 2 महाशक्तियाँ USA और USSR, इन दोनों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसी को कहा गया शीत युद्ध। तो जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत जैसे बहुत से ऐसे देश थे जो कि उस समय स्वतंत्र हुए थे। तो ऐसे में उन्हें किसी एक गुट में शामिल होना था, या तो वो USA के पूंजीवादी गुट में जाते या फिर USSR, जिसे अब वर्तमान में रूस कहा जाता है, क्योंकि ये 15 देशों में विखंडित हो गया। ठीक है, तो किस गुट में जाए ये काफ़ी बड़ी समस्या थी। तो ऐसे में भारत ने दोनों ही देशों से दूरी बनाते हुए, यानी दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाते हुए एक अलग गुट का निर्माण किया, जिसे कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष की नीति कहा गया। तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 देश कौन कौन से होंगे गुट निरपेक्ष नीति के संस्थापक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो कि भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा था। अब बात करते हैं दूसरी विदेश नीति के। तो देखिए, दूसरी विदेश नीति का जो हमारा दूसरा अंग है वो है लोकतंत्र का सम्मान। आप जानते हैं
भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकतंत्र को पसंद किया जाता है। और आप जानते हैं 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल लगाया जाता है तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि अब तो भारत से लोकतंत्र गया, लेकिन फिर भी दोबारा से लोकतंत्र भारत में स्थापित होता है। यानी कि इससे हम देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र को ज़्यादा समय तक नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी इसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब बात करते हैं तीसरा है हमारा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। आप जानते हैं क्योंकि भारत ने बहुत ही लंबे समय से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को सहा है और इन्हीं कठिनाइयों से निकलते हुए भारत इतनी कठिनाइयों से निकलते हुए स्वतंत्र हुआ। तो ऐसे में भारत ने हमेशा से ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो इंडोनेशिया था, जो कि जिसपे डचों का उपनिवेश बना हुआ था तो भारत ने डचों के उपनिवेश को ख़त्म करने के लिए इंडोनेशिया का साथ भी दिया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के चौथे सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, चौथा सिद्धांत था नस्लभेद और रंगभेद का विरोध। आप जानते हैं भारत हमेशा से ही रंगभेद और नस्लभेद का घोर आलोचक रहा है। इसी के साथ साथ भारत ने हमेशा ही रंगभेद और नस्लभेद को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करने में हर संभव प्रयास किए हैं और हर देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायता प्रदान भी की है। जैसे आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में चला रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ताकि दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद की इस नीति को समाप्त किया जा सके और लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब बात करते हैं इसके पांचवें सिद्धांत के बारे में। तो पांचवा सिद्धांत है यूएनओ और विश्व शांति का समर्थन। आप जानते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो भारत जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को मेंटेन करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, चाहे वो निशस्त्रीकरण का विरोध हो या फिर और भी तरीके हो। तो भारत हमेशा से ही विश्व शांति का समर्थक रहेगा। इसके अलावा तो यूएनए को द्वारा हर देश में भेजी जाने वाली जो शांति सेना है, शांति अभियान है, उसमें भी भारत अपनी शांति सेना को भेजता है। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत हमेशा से ही विश्व शांति का समर्थक रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। अब बात करते हैं इसके छठे सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, छठा सिद्धांत है पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब देखते हैं जो भारत है वो हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो आप जानते हैं कि इन्हीं पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सार्क का भी निर्माण किया था। सार्क, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो आप जानते हैं सार्क की स्थापना भी भारत ने की थी, जिसका उद्देश्य यही था कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित किए जा सके। आप जानते हैं सार्क में भारत के पड़ोसी देश ही शामिल हैं। तो भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता देकर हो या फिर खाद्यान्न आपूर्ति के द्वारा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के सातवें सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, इसका सातवां सिद्धांत है राष्ट्रहित। आप जानते हैं हर एक देश, चाहे वह विकसित हो या विकासशील देश हो, हर देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। इसीलिए भारत ने भी अपनी विदेश नीति में सर्वप्रथम राष्ट्रहित को प्राथमिकता प्रदान की है। तो अब बात करते हैं इसके आठवें सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, इसका आठवां सिद्धांत है निशस्त्रीकरण का समर्थन। आप जानते हैं भारत हमेशा से ही शस्त्रीकरण यानी कि हथियारों को बनाना, उनका परीक्षण करना, इसका विरोधी रहा है, और निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों के निर्माण पर रोक, इसका समर्थक रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए भारत ने भी शीत युद्ध के दौरान हर संभव तरीके से निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हुए शस्त्रीकरण का विरोध किया है, ताकि जो तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो ऐसी स्थिति को मेंटेन किया जा सके और विश्व स्तर पर शांति को बनाए रखा जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो अगला सिद्धांत है तीसरी दुनिया और विकासशील देशों का समर्थक। आप जानते हैं तीसरी दुनिया यानी कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, तो भारत हमेशा से तीसरी दुनिया और जो विकासशील देश हैं उनका समर्थक रहा है और हमेशा से विकासशील देशों को विकसित देशों से बचाता आ रहा है भारत। जैसे आप जानते हैं जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उस समय पर्यावरण को लेकर जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उस समय भी जितने भी देश थे उन्होंने ये स्वीकार किया कि आज पर्यावरण में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए सभी देश जिम्मेदार हैं, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो। इसका विरोध करते हुए भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने इसका विरोध करते हुए कहा कि विकासशील जो देश है उन्होंने तो अभी अभी अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना यानी कि विकास करना स्टार्ट किया है, तो ऐसे में उनका योगदान काफ़ी कम है इस पर्यावरण प्रदूषण में, इस पर्यावरण के हो रही हानि में। लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने पर्यावरण को अनदेखी करते हुए अपना अंधाधुंध विकास किया, तभी वो आज विकसित हैं और
जो पर्यावरण में हो रही जो नुकसान है, जो पर्यावरण समस्या है, उसके मेन जिम्मेदार विकासशील देश हैं। और बाद में इसी बात को, भारत की बातों को समर्थन देते हुए कहा गया कि हाँ, जो विकासशील देश हैं उनका पर्यावरण प्रदूषण में या फिर पर्यावरण में हो रही जो हानि है उसमें काफ़ी कम योगदान था। इसीलिए विकासशील देशों की प्रथम प्राथमिकता होगी अपनी आर्थिक विकास करना, और जो विकसित देश हैं उन्होंने पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी कि पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। तो देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से भी बता दिया कि किस तरीके से भारत ने अपने विकासशील देशों को बचाया है विकसित देशों से। अब बात करते हैं इसके 10वें सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं इसके 10वें सिद्धांत के बारे में। तो 10वां सिद्धांत है आर्थिक विकास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, तो ऐसे में हमें तेज़ी से विकास करने की आवश्यकता थी। 11वां सिद्धांत है हमारा अपनी संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना। आप जानते हैं कि भारत ने एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज़ादी प्राप्त की है, तो ऐसे में अपनी अखंडता, एकता और संप्रभुता को बनाए रखना ये एक बड़ी चुनौती थी, और यही भारत की विदेश नीति का एक अंग भी है। अब बात करते हैं इसके 12वें सिद्धांत के बारे में। तो 12वां सिद्धांत है स्वतंत्र परमाणु नीति। आप जानते हैं भारत की स्वतंत्र परमाणु नीति है, यानी कि वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है परमाणु नीति में कि भारत केवल शांति कार्यों के लिए ही परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। इसके अलावा भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर हमें शक होता है कि सामने वाला हम पे परमाणु हथियार चला सकता है तो उस स्थिति में भी भारत पहले परमाणु परीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके 13वें सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, इसका 13वां सिद्धांत है स्वतंत्र विदेश नीति। अब देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कि भारत कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य देश के दबाव में आकर या फिर किसी अन्य संस्था के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा। भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप जानते हैं जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तो ऐसे में जब रूस पर प्रतिबंध के लिए जब वोटिंग हुई तो भारत में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका का विरोधी है और रशिया का सपोर्टर है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, उसका मन चाहेगा कि वो उसका विरोध करे तो विरोध करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के आखिरी सिद्धांत के बारे में, जो कि है 14वां सिद्धांत आतंकवाद का विरोध। आप जानते हैं भारत हमेशा से ही आतंकवाद का विरोधी रहा है, क्योंकि भारत ने आतंकवाद को झेला है। उसे पता है कि आतंकवाद कितनी बड़ी वैश्विक समस्या है, लेकिन उस समय भारत की बातों को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब 9/11 का अमेरिका में ये हमला होता है तो उसके बाद से अमेरिका ने भी समझ गया कि हाँ, भारत जो इतने सालों से कहता आ रहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसका समाधान किया जाना चाहिए, तो भारत किसी भी देश ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन आज अमेरिका को पता चल गया, और इसीलिए अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या घोषित कर दिया। तो आप जानते हैं कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा आतंकवाद का विरोध करते आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।